वेलकम टू बिजनेस प्लस, वेलकम टू द मार्केट शो। आई एम योर होस्ट तारिक खान जावेद। नाजरीन, रमज़ान के महीने में जिस तरह की किलिंग कराची में हुई उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इतना कुछ हुआ कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट को कराची आना पड़ा और सो मोटो एक्शन लेना पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ है कि आपने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड पकड़ धकड़ हुई और देखते देखते तमाम जो किलर्स थे, टारगेट किलर्स थे और उनके बैकर्स थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पकड़े गए, मारे गए। और उसके बाद से एक जनरल बहुत ही पुरअमन सा एक माहौल पैदा हो गया है। इसी दौरान गवर्नमेंट ने इसी सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने सितंबर 4 को एक वार्निंग दी तमाम लैंड माफियाज़ को, जो कि समझा जाता है कि मेन कॉज है कराची के या इस तरह के शहरों के अनरेस्ट के अंदर, क्योंकि पैसा ही जो है वो दुनिया को चलाता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि तमाम किलिंग्स, तमाम वॉर्स जो होती हैं वो पैसे के लिए होती हैं और सब वजूहात जो बताए जाते हैं वो सब जो है ना दिखलावा होता है। वो चीज़ कराची में अप्लाई होती हुई नज़र आई जब प्राइम मिनिस्टर ने वार्निंग दी लैंड माफियाज़ को कि आप अपने अपने होल्डिंग्स को छोड़ दें, अदरवाइज़ आप पे एक्शन होगा। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि इतनी जुर्रत हुई कैसे गवर्नमेंट के अंदर कि ऐसी ख़तरनाक बात कह दी, क्योंकि सबको पता था कि लैंड माफियाज़ के पीछे बड़ी बड़ी पार्टीज़, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हुए हैं। लेकिन 4 सितंबर के वार्निंग के बाद अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर ने एक लिस्ट रेंजर्स को हैंड ओवर की, जिसमें कहते हैं कि 220 बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स का नाम दिया गया है। उसमें से कुछ नाम जो है अखबार में लीक आउट भी हुए और वो नाम ऐसे थे जिनको लोग नाम लेने से डरते थे पहले, लेकिन वो नाम बाहर आए और गवर्नमेंट ने एक्शन शुरू किया और कहते हैं अब तक 1000 एकड़ ज़मीन सिर्फ कराची में अभी तक खाली कराई गई है। ये एक बहुत ही बड़ा मूव है। इसने एक नई होप ऑफ रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में पैदा की है और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है वो उन लोगों का पे है जिन्होंने 10 साल पहले, 20 साल, 30 साल पहले मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ बिल्डर्स के पास बेचारों ने घरों के लिए, प्लॉटों के लिए बुकिंग कराई थी और आज तक उनको वो ज़मीन या प्लॉट या फ्लैट नहीं मिल सका क्योंकि उस पर कब्ज़ा हो गया। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, बिल्डर्स और डेवलपर्स जो है ना बेबस नज़र आए इस मामले में। उनके भी पैसे डूबे, उनके इन्वेस्टर्स के भी पैसे डूबे। इस एक्शन के बाद एक बड़ी होप पैदा हुई है। साथ ही साथ ये खबर आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल क्राइसिस सेल क्रिएट किया आबाद के ऑफिस में। आबाद वो इदारा है जो तमाम बिल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिनको एक परमानेंट टास्क दिया गया है कि कहीं भी लैंड ग्रैबिंग हो तो उसको बिल्डर के रिक्वेस्ट पे उसको खाली कराएं, उसको कब्ज़ा होने से रोकें। इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में बात करने के लिए मैंने आज 2 बड़े बिल्डर्स को अपने स्टूडियो में दावत दिया है। पहले आइए उनका तारुफ कराता हूँ, फिर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ अहमद बख्शी साहब, जो कि UFA बिल्डर के मालिक हैं। एक जानी मानी शख्सियत है, साथ साथ अखबारों में लिखते भी रहते हैं, TV पे बोलते भी रहते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं एक यंग ब्राइट बड़े फैमिली के मेंबर है मोहम्मद खालिद रशीद साहब, जो कि रशीद साहब की बहुत बड़ी कंपनी है मेहरान बिल्डर, उनके फर्जंद हैं और MD हैं अपनी कंपनी के मेहरान बिल्डर्स के। रशीद साहब, जैसे मैंने तहमीद बांटी, मुझे तो ये एक बहुत ही एक ख्वाब जैसा लग रहा है कि ख्वाब जैसी सिचुएशन कि कराची में एक बैग अमन हो गया। उससे रमज़ानों में तो ऐसा लग रहा था शायद ईद मनाना मुश्किल हो जाएगा, हम भी नहीं मना पाएंगे। किधर से कौन आएगा, ठग से मारेगा, चला जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एकदम से वो कहाँ गायब हो गए भाई। और अब ये बिल्डर जिन लोगों का नाम लेते हुए हम लोग डरते थे एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन जनरल आदमी भी, कि भाई उनका नाम लेंगे तो मार दिए जाएंगे, तो किधर गए? ये क्या हो रहा है? ये कैसे ये खाली हो रहा है और क्यों रेजिस्टेंस नहीं आ रही? सब पार्टियां खामोश क्यों हो गई? ये बड़े बड़े जागीरदार लोग चुप क्यों हो गए? पहले तारिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि पहले भी आपने एक प्रोग्राम में बुलाया था मुझे और अभी भी आया हूँ। आप आ जाते हैं हमारी चैनल। नहीं, बेसिकली बात यही है जो हालात कराची के चल रहे हैं और जिन पर अभी जो एक जो आज भी आपने जो एक रिपीट की है बात, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बनाया है, जो इसी बेस पर जो लैंड माफिया ग्रैबिंग है, जो ग्रैबिंग कर रहे हैं, बहुत ये इतना हसास इशू है। इस पर
आम आदमी अगर बोलता आज से कुछ अरसे पहले, वजह ये कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वॉल्व हैं। और सिर्फ सिटी के जीके ने जो अभी 470 एकड़ खाली कराई, वो जमीन जो कि फ्रूट मार्केट्स के लिए थी, उसकी वैल्यू है 2 बिलियन। अब देखें ना रकम कितनी बड़ी इन्वॉल्व है। अब देखें ना आप, हजारों एकड़ जमीन है, अगर उनके वही अमाउंट का हिसाब लगाया जाए तो बिलियंस में जाता है उसका। उसके लिए अगर 10-15 आदमी मार भी दिए जाएं तो कोई मसला नहीं इस शहर में। अब वो बात ये है, जब मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के नाम पर कुछ लोग यहाँ पर लैंड ग्रैपिंग कर रहे हैं, ना कि बड़ी हाई लेवल पर ये चीज अलाउ नहीं है। भाई साहब, एक इंडिविजुअल चाहे जितना बड़ा भी बदमाश हो, इंडिविजुअली है ना, 2 ही गोली लगेगी मर जाएगा वो। बिल्कुल, जब तक उसके पीछे पूरी एक बैकिंग ना हो, बिल्कुल जी, पुलिस की, पार्टीज की, कहा कर ही नहीं सकता ये काम। एक स्कूलिंग टाइप का जो सेटअप नहीं होता कि प्रिंसिपल कौन होगा, वाइस प्रिंसिपल कौन होगा, उसमें स्टूडेंट किनको मारा जाएगा, किनको टीच किया जाएगा, किस तरह से एक मैनेजमेंट टाइप का सिस्टम है पूरा ये, कि जिसमें ग्रेबिंग करना, उनको फिर ऑप्शन करना, या किसी तरह से जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को किसी तरह से वापस करना, ये एक तरीकेकार है किसी तरह से एक फंड जनरेट करने का बाकायदा। ये देखिए ना, इन सब चीजों में सबसे बड़ा सफर कौन है? आप बड़े बिल्डर, आप बड़े बिल्डर हैं, आप लोगों के पास रिजर्व में काफी इतना तो है कि खाना पीना आप पर चल रहा है सर। लेकिन जिस गरीब ने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी आपके फ्लैट बिल्ड बुक करने में या आपके यहाँ कोई लैंड खरीदने में, बिल्कुल उसने किस्त भी भरता रहा, आखिर में उसको कुछ भी नहीं मिला, वो अभी भी किराया भर रहा है और वो ऐसा लगता है कि वो जायदाद की कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा तारिक साहब, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगा। केबीसी ने, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, जिसको सिंध बिल्डिंग भी कहते हैं, वो अभी तक फाइनलाइज ही नहीं हो पा रहा। अच्छा। कहाँ किस में जाएगा और कंफ्यूजन। वहाँ पर एक कंप्लेंट सेल बना है। मैं पब्लिक को ये बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, वहाँ पर आप कंप्लेंट सेल है, वहाँ उसके कंट्रोलर इंचार्ज हैं। पब्लिक को जब भी कोई चीज़ परचेज कर दी हो, उनके पास जाए, वो आपको एक हलफनामा देंगे और उसकी बिल्डर की रेट लिस्ट देंगे और उसका पीरियड देंगे। वो जरूर करें आप। अच्छा, अब इतना शऊर जागा है। अच्छा। जो गवर्नमेंट ने ये चीज की है। अब आप पहले जैसे बिल्डर वो रिकमेंड नहीं करते उस बिल्डर को, तो उससे आप ना लें उससे। अच्छा। अब वो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर है। अच्छा। उस पर जाके आप लिखेंगे, वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, भाई इसके ये रेट है, ये इसका पीरियड है कंप्लीशन का, इसके बाद ही आपको रेंट पे करेगा। तो कम से कम अखलाकी दबाव है। अच्छा, रेंट पे करेगा तो उसको कुछ तो मिलेगा। आसानी है ना, आसानी है ना, कुछ तो मिलेगा। गवर्नमेंट अब बहुत बेहतर करती जा रही है। अगर घर ना मिला तो रेंट मिला, क्योंकि इतनी बड़ी चीज वो अपनी जिंदगी की करने जा रहा होता है, अपनी कमाई का। खान साहब बड़े मुश्किल से घर ही बनाता है। कहते ना अपना घर। एक तो आजकल महंगाई में सेविंग करना ही मुश्किल, सेविंग करना मुश्किल होती है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। 10,000 कमाने वाला किसी तरह 1,000 जमा कर लेता है, वो जाके इंस्टॉलमेंट दे देता है कहीं पे और उसको आखिर में कुछ भी ना मिले। पता चलता है कुछ ऐसा होता है, बिल्डर्स भी जाके आखिर में आके। अच्छा, लैंड ग्रैपिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके साथ साथ जो इस वक्त जो हालात हैं हम लोगों के साथ, इस वक्त जो अगर हाई फाई प्राइसेस जो जितनी जा रही हैं, आप देखें 3 साल 4 साल में 300 से 400% अमाउंट इंक्रीज हो गई है। तो बिल्डर को माल बेचना मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन देख लेना। हाँ, इतना बाहर इतना नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अब वो हमारी गलत पॉलिसीज हैं, जो भी है इसका। अब आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, आप भी कहते हुए ज़रा हिचकिचाते हैं, मैं भी कहते हुए हिचकिचाता हूँ, मगर कहीं ना कहीं लीकेजेस हैं हमारे सिस्टम में। आप देखें, जो बोरी 200 रुपए की थी वो 350-400 की हो जाती है, कभी 300 की जाती है। जो सरिया 16,000 रुपये टन था, वो आज जाके 55-60 हज़ार रुपये हो रहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो मेन डेडलॉक है वही है, 55 से 60 लाख आदमी का रोजगार कराची के अंदर हमारे बिजनेस से वाबस्ता है। अच्छा, रिगार्डिंग बिल्डर, क्योंकि देखे ना आप, सीमेंट वाला फैक्ट्री हो गई, सरिये की फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई, इसी तरह से सैंड, इसकी तरह से इक्विपमेंट, इसमें व्हाट्सएवर जितना भी मैनेजमेंट है, इसमें बहुत बड़ा एक हल्का है बाब। फिर सेलिंग परचेज, एक स्टेट इंडस्ट्री आ जाती है उसकी। लेकिन सबसे जो प्यारी बात, सबसे अच्छी बात है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव एक्शन लिया है, उसके बाद जाके जो आवाम में एक सुकून आया है। लिटरली लोगों के जहन में तो एक अरसे दराज से एक बात डेवलप हो चुकी है कि हम हाउ टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, या कि हम छुटकारा कैसे पाएं इस मुसीबत से, इस अजाब से। और अपना भी गया और तो जान भी गई। हाँ। माल भी गया तो आखिर में जान भी गई। ये 2 चीज़ों की जो अब रमज़ान के करीब नियर ईद तक ये सिनेरियो रहा कि ईद मनाएं कैसे। हाँ। इस बच्चे को कपड़े दिलाएं कैसे। तो बात ये कि अब आखिरी दिनों में जाके लोगों ने शॉपिंग की है, जो 1-2 दिन पहले जब सुकून खत्म हुआ, सुकून आया तो मार्केट में रौनक आई, फिर इत्तेफाक से 2 दिन छुट्टी मिली, लोगों को मौका मिला।
अब मार्केट वापस आई है, स्टॉक वापस आया, आप देखें कि पॉइंट 12,000 तक चले गया माशाल्लाह, जो अभी 9.5-10 पे खड़ा हुआ था। तो ये सब इम्पैक्ट करता है आपकी पूरी मुल्क की इकनॉमी के ऊपर। एक सिटी आप कराची आप ले लेते हो, मैं तो कहता हूँ कि सिटी कराची इस पाकिस्तान माशाल्लाह इतना बड़ा एक शहर है, इतना लोगों को मैनेज कर रहा है वो। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी, तो अगर कराची को डिस्टर्ब करना मीन कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर दिया आपने, कि आप अच्छा ये कोई लैंड माफिया या लैंड ग्रैबिंग का इशू सिर्फ इस कोने का नहीं है। केपीटी से अगर स्टार्ट होता है तो ये कश्मीर तक चला जाता है। आप सीडीए की भी खबर पढ़ते होंगे, इस्लामाबाद रीजन की कैपिटल सिटी काफी हो रहा है, कैपिटल सिटी कहलाता है वो आपका, उसके सेक्टर पता चलते हैं जी अभी तक तो वहाँ पर वो ग्रैबिंग हुई भी है और इतने हजारों एकड़ आपका ये ग्रैबिंग हुई भी है। तो बात ये है कि ये फैक्टर सिर्फ कराची का ही नहीं है, पूरे मुल्क का एक मसला है। आप ले लें अभी एक सिनेरियो चल पड़ा है, उसमें सजावल तक का जिक्र आपको सजावल में बहुत अच्छी छोटा सा शहर है, बिल्कुल जी, जो मेन रोड्स की जिसकी वैल्यूएबल लैंड है उस पे कब्जा किया। सजावल ठट्टा के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो सजावल पे भी मार कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट मोटरवे से अगर आप जाते हैं, आपके कम्युनिकेशन के 3 रास्ते हैं, एक आप ट्रैक से जाते हो, एक आप मोटरवे से, तीसरा बाय एयर जाते हो। अल्लाह ताला हमारे ग्रैबर को इतना मौका अगर दे दे तो शायद वो एयर टाइम पकड़ के बैठ जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी है, ये वाला टैंक सही है। तो एक अब जो मोटरवे से आप जाते हो थ्रू आउट कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, आप देखो दोनों साइड रोड के अटैच हो गई है प्रॉपर्टी, लैंड माफिया इंक्रोचमेंट आ गए ना रोड के ऊपर। फिर अभी एक सिनेरियो चल पड़ा है, जो रेलवे के साथ जो प्रॉब्लम आई है, जो हशर जो उसका हो रहा है, तो रेलें चलना बंद हो गई है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उस ट्रैक के ऊपर कोई रेल गाड़ी नहीं जा रही, वो कब्जा कर ले। सिर्फ अगर 2-2.5 महीने ये अल्लाह ना करे और चल पड़ी ना सिर्फ आपकी वो रेल की पटरियाँ उठ जाएंगी, लोगों के घरों में पहुंच जाएंगी कट कट के, और दूसरा उससे सारी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका एक जाल बिछ जाएगा जो सारी उम्र हटाया नहीं जा सकता वो। तो एक वो गरीबों का मोहल्ला होगा। बिल्कुल। अच्छा बख्शी साहब, आप बता रहे थे एक दफ़ा कि किस तरह से ये होता कैसे है, जैसे ये बता रहे खालिद कि अगर वो रेल लाइन खाली पड़ी हुई तो उसको कैसे कब्जा करते हैं कि भाई अगर एक आग झुग्गी बनेगी तो उसको पुलिस वाला आके तोड़ के भगा देगा। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें समझ दे। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जिस जगह तक हमने प्रॉपर्टी ग्रैब करनी है वहाँ पर हम मीनार खड़ा कर दें, मस्जिद से हम स्टार्ट लेते हैं लम्हा। आप देखें किसी भी या मज़ार बना दो, या मज़ार बना दो, या मकबरा बना दो, या मेरे दादा के नाना की पापा की कब्र बना दो, और उसके बाद वहाँ से उसके पीछे जितना भी है उसके हम लाइन मार्क करके इसके पीछे। तो एक ये बड़ा अलमिया है हमारे साथ। जब आप जाते हैं कोई डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है मस्जिद शहीद करने का, ठीक है ना। वो उसी एरिया के लोगों ने ही अल्लाह माफ़ करे अपने ज़ाती मफाद के लिए बनाई हुई होती है। अभी आपने से लियारी एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट देखा आपने, वहाँ पर 2 जगह ऐसी है जहाँ पे मस्जिद की वजह से रोड को कर्व दिया गया। हमने वो मस्जिद नहीं शहीद करी, लोगों की प्रॉपर्टी मूव करी जितना हम ले सकते थे, नाले से बचा सकते थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी आ गई जहाँ हमने उसकी इज्जत को तकद्दुस को पामाल नहीं किया और हमने मोटरवे को अपना साइड लाइन करके चले गए। इसी तरह से आप उसकी वजह से ये हुआ कि वो जो 10 फुट की साइड रोड थी ना वो गायब हो गई, देखे ना, बेकारी हो गया ना। बिल्कुल, अगर 2 जगह से रुकी हुई है तो जाहिर है बाकी जगह बन के। इस तरह एमटी खान रोड है टूवर्ड आप केपीटी जाते हैं तो रोड एक जगह आके बिल्कुल नैरो हो जाता है, मज़ार है वहाँ पर, की प्रॉब्लम है। इस तरह की काफ़ी बातें हैं कि लोगों को मतलब अपने मज़हब का गलत इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छी तरह आ गया है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अपने मज़हब को इस चीज़ में इस्तेमाल ना करें। अभी लाहौर का एक नहर रोड आपके इल्म में होगा कि स्टार्ट किया गया, तो उस पर जैसे ही प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ तो दरख्तों की कटाई का एक मसला बढ़ गया जी, कि ये तो नेमत है खुदा की। ये यार आप जो रोड बना रहे हो इसमें कोई जानवर तो नहीं छोड़ने आपने, वो भी आपके इस्तेमाल के लिए हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जो बोला कि जी मैं इससे 10 गुना ज़्यादा दरख्त लगा दूंगा, मुझे अपने लोगों को रिलीफ देना है। तो हमें ये सोच अपने अंदर बिल्ड करनी होगी कि हमें अपना ही घर, अपना ही सहन तोड़ना पड़ेगा अगर हमें रोड करनी। जिस जगह आपकी रोड पहुंच गई दुनिया वहाँ पहुँच गई, डेवलपमेंट शुरू हो गई। जब हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब अपना प्रॉपर्टी की बात करते हैं या हाउसिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पहले तो यहाँ तक रोड जाए ना। अगर मैं आपके नॉर्दर्न बाईपास पे कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करने जाता हूँ तो मैं पहले सोचूंगा यार यहाँ तो कोई रोड ही नहीं है, यहाँ लोग आएगा कौन। तो हमने एक नॉर्दर्न बाईपास बनाते हैं, जब तक रोड पहुँचते हैं। तो अब किसी भी चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए वहाँ के रास्ते क्लियर किए जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, बात घूम फिर के
कि सुप्रीम कोर्ट अल्लाह ताला इसकी हिम्मत सलाहियत को और चार चांद लगाए और हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए बेसिकली हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई आप अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं है, मैं कोई चीज़ स्कीम लॉन्च करने नहीं बैठा हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट इस सारे बातों में है वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि एक एवरेज कंज्यूमर, एक एवरेज सिटीजन, जिसने चाहे लाहौर हो, CDK हो, इस्लामाबाद हो, उस गरीब ने कोई प्लॉट खरीदा है, बिल्कुल 20 साल 30 साल हो गए उसको प्लॉट नहीं मिला क्योंकि किसी ने उस पर कब्जा कर लिया या फ्लैट पे कब्जा कर लिया, उसका इंटरेस्ट मेरे नजर में आपने जो एक बात कही थी मुझसे, आप हैरान होंगे, ये इतना मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहा है इस कराची की हद तक। 5 साल पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने निशानदेही भी की थी, बाद में मेरे साथ ही हुआ, धमकी के फ़ोन भी आए मेरे साथ। यहाँ एक गिरोह काम कर रहा है, तारिक साहब की एक ज़मीन है 200 एकड़ या 100 एकड़, रातों रात उसमें 200 मकान या 100 मकान तैयार कैसे बन सकता है? उससे इसलिए एक गरीब का तबके का कोई लीडर होता है, वो बिल्डर के पास आता है, कहता है ये ज़मीन जो है ना, ये 100 एकड़ ज़मीन है, फॉर एग्जांपल, ये मैं 2 दिन में तुम्हें इसको आबाद कर दूंगा, कितने पैसे दोगे मुझे? उसके पास लेबर भी होती है, उसके बाद वो गरीब फैमिलीज भी होती हैं, रातों रात सीवरेज लाइन काटी जाती है, रातों रात दीवारें खड़ी की जाती हैं, शीटें तैयार होती हैं, वो मकान कच्चे पक्के बन के तैयार हो जाते हैं और उसमें एक पार्टी काम कर रही होती है। प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस होते हैं? नहीं, कच्चे मकान होते हैं, देसी मकान होते हैं, सिर्फ उनको पुराना मकान, झोपड़ियां दिखाई जाती हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उनका काम यही है, 2-3 दिन में घर तैयार। उनके सब चीजें, घर बनने में तो बड़ा वक्त लगता है। आपने सिर्फ एक पिक्चर दिखानी है कि यहाँ लोग रहते हैं, बन रहते हैं, दीवार खींच दी, उसके बाद उसमें घर बना दिया, विजिट कराया जाता है, हाई फाई लोग आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, वो देखते हैं, रातों रात उसमें मिट्टी फेंकी जाती है, कच्चा गरंग फेंका जाता है, उनको मकानों को पुराना दिखाया जाता है, फिर वो माजूरी जाहिर करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कहते हैं भाई यहाँ तो आप पब्लिक इंटरेस्ट आ गया, अब वो मुजाहरा करने के लिए बाहर आ जाते हैं, अगर उनसे कहो भी हटाओ। तो ये एक प्लान चल रहा होता है। फिर उसके बाद जो साइलेंट पार्टी बैठी हुई होती है, वो 1.5 साल बाद उस जगह को उसी इदारे के लोगों से, हेड से या डिपार्टमेंट के लोगों से, उनसे उसको ऑप्शन करवाती है, फिर वो उनके नाम होती है चीजें, फिर वहां वो मकानात बनने शुरू होते हैं। बेचारा जो पहले मालिक था, वो पहला जो मालिक है, वो गया, वो बेचारा कोर्ट कचहरी में लगा रहता है। फिर अगर सब अच्छा, वो आप जब दूसरा खरीदने आता है उसको, तो वहां पर 6 महीने पहले का या 2 साल पहले की एंट्री दिखाई जाती है। ऐसा बस मैं क्या बताऊं, कितनी गलत है। प्राइम मिनिस्टर का रिपोर्ट आया, उसमें बहुत क्लियर कट एक और बात बहुत कही गई कि माफिया और बिल्डर जो कब्जा माफिया के अलावा, उन्होंने कहा कि उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जिन्होंने फेक किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाए और इस तरह के फैसिलिटेट किया उनको, क्योंकि सबको एक लीगल कवर तो चाहिए होता है ना। बिल्कुल जी, खाली अब ये तो नहीं मैं बदमाश हूँ नहीं, वो एक जाली डॉक्यूमेंट दिखाता है खालिद साहब के नाम पे, तारिक खान दिखा रहा है कि जी ये तो मेरे नाम पे, उनके पास भी होगा डॉक्यूमेंट, लेकिन मेरे पास भी है, और वो होता भी है। यही मार होती है, और जाली लीज, जाली ये जो भी करके दिखा, और इसमें गवर्नमेंट के इदारे मुलव्वस हैं, और गवर्नमेंट ने कहा उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, और मैंने सुना है कि कुछ लोगों को उनको भी पकड़ा गया है। बिल्कुल जी, अभी 220 की जो लिस्ट दी गई है, मैं तो कहता हूँ इस शहर को फिर कर्नल शाहिद महबूब की जरूरत है और एक ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं लैंड ग्रैबिंग, लैंड माफिया के खिलाफ जो गवर्नमेंट का एक्शन चल रहा है उसके बारे में, और अब तक जो डिस्कशन हुई है बड़ी उम्मीद अफजा है, और एक खुशी का इजहार हमारे पार्टिसिपेंट्स ने किया है कि ये जो रमज़ानों में किलिंग हुई, उसके बाद सो मोटो सुप्रीम कोर्ट का हुआ, उसका एक बहुत ही खूबसूरत साइड इफ़ेक्ट ये आया है कि लैंड माफिया के खिलाफ भी साथ ही साथ एक्शन शुरू हो गया। 220 बड़े बड़े माफियाज के लीडर्स के नाम आए, और उनके पीछे जो पार्टीज़ थी, सब बड़ी बड़ी पार्टीज़ का इत्तेफाक से उसमें नाम है, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, तमाम जो सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनका खासा नाम है। ये सारे के सारे अब गायब हो गए हैं, डर गए हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से, आर्मी की वजह से, और अब गवर्नमेंट फ्रीली उनके खिलाफ एक्शन ले रही है और बड़ी तेज़ी से लैंड्स को खाली करा रही है। हमारे साथ जो 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों का ताल्लुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से है। उनका कहना है इससे एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आने वाला है इस इलाके में, पूरे मुल्क में, क्योंकि जब ये ज़मीनें खाली होंगी, उस पर कंस्ट्रक्शन होगी,
बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा ये पूरी एक्टिविटी। खालिद साहब जैसे बता रहे थे कि उनकी इंडस्ट्री जो है वो मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ है। जब ये चलती है तो 220 इंडस्ट्रीज साथ साथ चलती हैं और उससे मुल्क में बड़ी तरक्की होती है। तो अगर ये सारी ज़मीनें खाली हो जाती हैं और तमाम स्कीमें जो होल्ड पे थी वो फिर से ऑनलाइन आ जाती हैं तो न सिर्फ के बिल्डिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, सबके साथ साथ जो एक आम शहरी जिसने इन घरों को बुक किया हुआ है उसको जब ये घर मिलेगा तो उसको बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी और उसकी लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बख्शी साहब, मैं आपको थोड़ा फिर जहमत दूंगा कि थोड़ी सी फिर से समझाएं कि ये कैसे मुमकिन है। पुलिस मौजूद है, KDA मौजूद है, KBCA मौजूद है, ये इतने बड़े बड़े लैंड ग्रैबिंग किस प्रोसेस से होते हैं? इसमें गवर्नमेंट के इदारों का की मिली भगत कितनी होती है? क्या उनके बगैर भी हो सकता है ये काम? तारिक साहब, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग, सारे लोग खराब नहीं हैं, वो मिलते हैं इसमें। सबसे पहले तो ज़मीन का, अब मैं ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ बड़ी, तो मुझे मालूमात करने के लिए या तो KBCA जाऊँगा या KDA जाऊँगा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाऊँगा, सर्टिफिकेट मांगूंगा। वहाँ पर एक डील फाइनल होती है क्योंकि वो ज़बान, वो लैंग्वेज आम आदमी उसको पढ़ नहीं सकता। जो रेवेन्यू में ज़बान इस्तेमाल होती है खाते के अंदर जो है ना, वो मखसूस बाप दादा परदादा के वारिसन चले आ रहे हैं, उन्हीं को वो नौकरियाँ मिलती हैं, वही पढ़ते हैं। जब उनके पास जाके मैं कहता हूँ भाई मुझे ये ज़मीन चाहिए, ये इसके नाम है XYZ, कहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ये इसके नाम है। क्योंकि पहले वो आदमी आके कहता है 1 साल के लिए ज़मीन मेरी हो गई, तुम इसका नाम खाते में मेरा नाम चढ़ाओ। 1 साल के लिए? 1 साल, 6 महीने, 2 साल, अब वो किसी की ज़मीन है वो, और फिर मेरे नाम चढ़ाओ। अब क्या होगा जब मैं जाके, तो मदर ऑफ सिटी तो वही है, मास्टर प्लान है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो मेन बड़ी ज़मीनों के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। मैं वहाँ जाके मालूम करता हूँ, खरीदने से पहले पता चलता है वो ज़मीन आए फला के नाम है। अब जब मैं डील फाइनल मैच्योर करने के लिए जा रहा होता हूँ, यानी जब कब जाता हूँ मैं, जब अपने प्लॉट काट के बेचना शुरू करता हूँ, फिर मुझे जाने मुख्तलिफ प्रोसेस में जाता हूँ, पता चलता है ज़मीन उस आदमी की नहीं थी, किसी और की थी। इस दौरान आप पेमेंट कर चुके हैं? हम लेके भाग चुके हैं, वो लेके भाग जाता है। अच्छा, ये सिस्टमाइज चल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड है ये। अब जब हम उसके पास 6 महीने का या 1 साल का जो उसने फॉल्स एंट्री कराई, उसके बेसिस पे उसको पैसे मिल गए। मुझे खाते का नहीं मालूम, यहाँ पर बड़े बड़े PhD सर्टिफिकेट कह रहा है कि उसके नाम पे है। देखा होगा आप, ये बड़ा मुनज़्ज़म काम चल रहा है और ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है जो अगर ये इस पे एक्शन ले लिया जाए, जो आज कहा जा रहा है। देखिए ऑर्डर बहुत होते हैं इस मुल्क में, ऑर्डर भी होते हैं, कमेटियां भी बैठती हैं, सिस्टम भी बनते हैं। अमेंडमेंट के लिए यहाँ पर कर्नल शाहिद महबूब जैसा आदमी चाहिए जो आज से 8-7 साल पहले, 6 साल पहले आए थे। उनके साथ एक ब्रिगेडियर ज़मीर जाफरी थे। इन लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन लिया। अब बड़ी ना खालिद साहब को भी ये बात नॉलेज में होगी, ये जो अभी रोड के हमारी आपकी डिस्कस हो रही थी, जो उन्होंने ऐसे ऐसे काम कराए, ऐसे ऐसी लैंड माफिया से ज़मीनें खाली कराई। ऑर्डर कुछ नहीं है, यहाँ बोर्ड अफसर चाहिए। असल तो एक्शन की बात है ना, एक्शन में आप यही होता था ना कि पहले की जी वो जैसे ही उस पर हाथ डाला वो फोन आना शुरू हो गया, हाँ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े लीडर, इसको छोड़ दो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, बहुत खतरनाक। अभी 3 साल पहले करीब ऑफिसर क्या करें, अभी 3-4 साल पहले चौधरी सुहेल फैज नाम के पुलिस में ऑफिसर हैं, उन्होंने किसी लोगों को पकड़ा तो पीछे से फोन आने लगे। वो बोर्ड अफसर थे जब पुलिस में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अभी क्राइसिस सेल बनाया। कितना बोल्ड होगा एक इंडिविजुअल, कितना बोल्ड हो सकता है, कितना पेन ले सकता है? क्योंकि वो पीछे की बात उसकी नहीं सुनी, क्योंकि उसके पीछे कोई और उनके रिश्तेदार या दोस्त है। बात ये क्या बात हुई कि आदमी, मसला सिर्फ यही है, बैकडोर आपका मजबूत होना चाहिए। आज मैं बाहर जा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफिसर हो ही नहीं सकता इसका बात है। आप CSS पास करके आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, नहीं ले सकते जबकि आपके साथ 4 स्टैंड और खड़े बनाओ। आप अकेले खड़े नहीं हो सकते जब तक आपके साथ 4 पिलर और मजबूत खड़े हुए ना हो। आपको स्टैंड लेने से पहले अपने भाई वो अपने जाती मफाद के लिए थोड़ी स्टैंड ले रहा है सर, ये चीज तो कॉमन इंटरेस्ट के लिए ले रहा है, टॉप टू बॉटम लोगों को सोचना है ना। ये तो आप एक पढ़े लिखे लोग सोच रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं जाती मफाद नहीं है। लैंड माफिया हो तो कहे कि चलो इससे मैं छीनूंगा, मैं अपने हाथ कर लूंगा, मैं अपना कोई इसमें नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी आप देखो, जैसे अभी मैंने हमारे 3 प्रोजेक्ट बने थे। एक आपको शायद याद हो, कारसास रोड एक ज़माने में सिंगल ट्रैक था, डबल ट्रैफिक चलती थी, नेवी की ज़मीन थी, इंक्रोचमेंट थी, कब्ज़ा था, व्हाट्सएवर जो भी बात थी। लेकिन क्या हुआ, नेमतुल्लाह साहब उस दौर में उनको ज़रा सा पीछे मूव किया गया, उस रोड को हमने फिर वाइड किया और वो आज इतना हैवी ट्रैफिक बेयर कर रहा है। साथ साथ आपने डालमिया रोड देखा होगा, एक हादसे का शिकार था, वो आए दिन क्योंकि कब्जा इतना किया हुआ था, उनको सफाई सुथराई वो स्टार्ट दिया। फिर शायद आपको एक रोड मैं आपको याद दिलाऊं जो हमने अभी रिसेंटली 2-2.5 साल पहले कंप्लीट किया है, वो आपका मोटरवे से टूल प्लाजा क्रॉस करती मोटरवे से लिंक करता है टूवर्ड एयरपोर्ट मलिर।
वो एक आर्मी की जगह थी कैंट की, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हमें आई। 2-2.5 साल हमारा काम, इतना सफ़र रहा वहाँ पर, कोई चीज़ मोबिलाइज नहीं कर सके। वहाँ पर लैंड माफिया का एक बड़ा जोर था वहाँ पर। लेकिन जब ये नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उनकी हिम्मत से वो बड़ा रोड स्टार्ट हुआ। बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका, बहुत बड़ा एक क्रेडिट है इस शहर को। फिर उन्होंने, अब ये शहर तो मार खाता था हर साल बरसात में पानी की वजह से, इंक्रोचमेंट, माफिया, कब्जा, उनका बस चले तो शायद वाली बात है कि वो चांद पे भी कर ले ना, तो नाले भी नहीं छोड़े थे उन्होंने। इस दौर में उन्होंने नाले भी साफ करे, इंक्रोचमेंट साफ करे, पानी को वे आउट दिया। कि लियारी को जो साफ करके इतना अच्छा रोड बन गया है, जहाँ तक बना है, आदमी बना है, बिल्कुल हसन स्क्वायर तक आ रहा है, उसके अंदर फिर से आबादी शुरू हो गई। देखें ये बारिशों के बाद, बारिशों से पहले थी और ये कभी खत्म नहीं होगी जब तक मैनेजमेंट आपकी मजबूत नहीं। डेली के ऊपर हमें इस चीज़ का, हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह की मदद से, उसके रहम से जो आपका सो मोटिव एक्शन लिया गया रमज़ानों में, इसी चीज़ को डेली एक्टिव होना है। जिस तरह पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट के जज को रिपोर्ट दे रहे हैं किलिंग के बारे में, इसी तरह ये जो एक्शन माफिया के खिलाफ हो रहा है, इसकी भी रिपोर्ट हर मंथ जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, डेली बेसिस के ऊपर आपके देखें, आपके जो टेरिटरी है थाने की, उसका SHO जो है वो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ, बेसिक जिम्मेदार है। वही अगर अपने आप को सीधा कर ले, अगर प्रेशर ना ले किसी का वो, और वो सीधा हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट थोड़ा सा कहीं कहीं जाके कमज़ोर हो जाता है, वो रह जाता है वहाँ पे कोई बातें। अगर मुझे पता हो कि ये ज़मीन मेरी है, आपको मैं एक हवाला दूँ, कराची में 18 टाउन है, उसमें से एक डिफेंस को शायद आप नहीं गिनते, लेकिन डिफेंस में बख्शी साहब, बताइए साहब, कोई कब्जा माफिया चीज़ टाइप की नहीं है। वजह क्या है? क्यों नहीं है? सिस्टम है। हाँ, इतना बेहतर सिस्टम है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जबरदस्त बात कही आपने, वो भी विद इन द कंट्री, इसी शहर में ही, इसी शहर में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतने सख्त हैं, आप 20 साल भी बाहर रहेंगे तो आपके प्लॉट पर कोई कब्जा नहीं करेगा। इसीलिए ओवरसीज वाला हर आदमी कहता है, अगर मुझे कोई कॉल करेगा यार मैंने पाकिस्तान में पैसा लगाना, कहाँ लगाऊं, मैं कहूँगा यार ना लगा बेहतर है, और अगर लगाना चाहता है तो डिफेंस अच्छी जगह नहीं है। मुझे इतना पता है, अगर बाउंड्री वाल तुम ना भी बनाओ ना, प्रॉपर्टी कब्जा नहीं होना। आप तो अब शहर से निजाम की बात है, सिर्फ निजाम की बात है, आप जाएंगे तो आपकी तस्वीर ले लेगा, हाथ की भी ले लेगा। आप देखें ना उन्होंने क्या किया भाई, 10 तस्वीर आपका वहाँ के मकामी थाने तो हैं, लेकिन DHA की अपनी उन्होंने पुलिस बनाई हुई। अगर अपने ही घर में 15 साल से आप रहना, और अगर आपने एक वॉशरूम एडिशन करना है तो उसके बाद भी अगले दिन मोबाइल आ जाती है उनकी कि जी क्या बना रहे हैं, हमें इजाज़त दिखाएं, आपके कब्जा तो नहीं कर रहे। तो इतनी माइनर चीज़ों के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि ये तो कहना गलत होगा ना कि हम पाकिस्तानी हैं ही बगैर मुनज़्ज़म, या हम कोई निज़ाम चला ही नहीं सकते। अगर गैर मुनज़्ज़म होते हैं हम तो इसी कराची के अंदर पाकिस्तानी हैं जो बाहर के कंट्रीज को चला रहे हैं, हम ही पाकिस्तानी हैं जो दुबई इंटरनेशनल कंट्रीज जाके उनकी सिस्टम को चला रहे हैं, हम ही पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब जाके काम करते हैं। और वहाँ की मैनेजमेंट, एक हर आदमी एग्जाम्पल देता है कि यार मैंने अफ्तारी करी और विदिन मिनट 1.5 मिनट जमात खड़ी हो गई और सब सफाई कर दी। कौन लोग हैं यार ये वही मुसलमान, वही पाकिस्तानी, वही बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर आके सिस्टम तोड़ देते हैं। सिर्फ सिस्टम की बात है, विल की बात है। बिल्कुल, और अल्लाह करे जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी मॉनिटर करती रहे, और ये एक्शन कंटिन्यूअस चलता रहे। और खास तौर से उम्मीद जो क्राइसिस सेल बना है, एक अभी क्राइसिस सेल बना है, मैं आपकी बात काटूंगा। मैं अभी वहाँ गया था रिपोर्टिंग के सिलसिले में ना, अच्छा, तो वहाँ पर बड़ा खूबसूरत निज़ाम बना रहे हैं कराची के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से। सुल्तान खान उसमें DSP बन के आए हैं, जो सिर्फ कॉल उनको होगी IG से, IG और वो बस 1-to-1 बात होगी उनकी। अब देखें अगर ये मैनेजमेंट चल गया और इसमें वाइट कॉलर शैतान जो हैं इस शहर में, कुछ ऐसे हैं वाइट कॉलर शैतान, वो अगर उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया इस सेल को, कहीं ये भी रद्दी का ढेर ना बन जाए। इससे पहले भी बहुत ऑर्डर बहुत होते हैं, अमेंडमेंट या अमल करने के लिए पीछे से जो कहते हैं ना बक्सुए जो होते हैं पुरानी लैंग्वेज में, वो दूर होने चाहिए। वही वाली बात है। देखिए ना ओवरऑल माहौल जो बना है, जैसे जो ये टारगेट किलर्स के खिलाफ एक्शन हुआ, आर्मी के चीफ आके बैठ गए, बिल्कुल ताजिरों से डायरेक्ट उन्होंने बात की, जाते जाते रेंजर्स को कह दिया कि नो एक्शन, किसी की परवाह नहीं करो, ANP को देखो ना, MKM को देखो ना, पीपल्स पार्टी। आपने देखा कि सफाया हो गया। इसी तरह का अगर प्रेशर, एक मोरल प्रेशर सुप्रीम कोर्ट का कंटिन्यूस सुल्तान साहब जैसे लोगों के पीछे खड़ा हो जाए, सुल्तान साहब को बुला के वो पूछ लिया करें हर 1 महीने पे 2 महीने पे, भाई क्या हो रहा है, किसने प्रेशर डाला था, बताओ ना बताओ। और हमारा एक सीन है ना, तुम्हारे काम जो पार्टी ज्यादा इस तरह की हरकत में पाई जाए उसको पार्टी को बैन कर दो, जैसा कि अभी इनको खतरा हो गया है
इस वजह से सबको जो गायब हो गए, इस एक्टिविटी में आएगा उसको बैन कर देना चाहिए। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पार्टी का कोई हक नहीं है कि पार्टी देखिए बेसिकली पार्टी पार्टी है लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी कोई अगर फिरकावारियत है या आसानियत है या व्हाट्सएवर जिसी नाम पे इसकी आपने बनाई है, जमात बनाई है, पार्टी जो भी है वो अपनी आवाम को सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह हम सबको वही वाली बात हिम्मत दे कि हम लोग इसको पॉजिटिव यूज करें। एक मुझे आपसे तारिक साहब बात जरूर करनी होगी, पिछले जो हमारे 4-5 साल गुजरे हैं इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन जितनी स्पीड से कराची में हुई है, लिल्लाह इसके अंदर कुछ ऐसा हो जो आने वाली ये जो हुकूमत मौजूद है, लास्ट ईयर भी यहाँ से पैसा वर्ल्ड बैंक का और ADB का वापस गया है क्योंकि हम काम कर नहीं पाए स्पीडली। हमसे मुराद हमारे इदारे, हम काम करना चाहते हैं मगर वही हमें सिस्टम दिया जाए जो कराची में आज से 3 साल पहले था या 2 साल पहले था, जहाँ 2 महीने 20 दिन में फ्लाईओवर तैयार हुए, 2 महीने में 600 गज का या 400 गज का मकान तैयार नहीं होता। वही पैसे की रोलिंग की बात है ना, हम बिल्डर को अगर टाइम पे पैसे मिल जाए बचपन तो की कहानी है, काम करेगा। बचपन की स्टोरी है, बारिश का पहला कतरा। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट बारिश का पहला कतरा बन गया है तो हम सबको चाहिए कि उसका दूसरा कतरा हम बने और फिर सैराब करें उसको खुशहाली से। हिम्मत से भी काम लें, जहाँ जहाँ गलत काम देखें रिपोर्टिंग के लिए, ये पब्लिक के लिए, इस तरह की चीजें पब्लिक को भी चाहिए। अगर कोई हमें किलर नजर आता है, कोई एक्सटॉर्शनिस्ट नजर आता है, उसको रिपोर्ट करें, बोले जरूर बोलें, अब डरना छोड़ दें। बिल्कुल जी, बेहिसी से बाहर निकलना चाहिए। 17 करोड़ के सामने ये इनकी क्या हैसियत है? कुछ नहीं। अगर हम फौज, रेंजर, पुलिस हमारे साथ है, इनकी क्या हैसियत है? इनको मार मार के हम खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। नाज़रीन, लैंड माफिया के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है उस पर आपने डिस्कशन सुनी, काफ़ी उम्मीदें बन रही हैं, बिल्डर्स काफ़ी खुश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ, वो बिल्कुल उसकी तवक्को नहीं थी पहले, लेकिन एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है मोरालिटी का कि अब लोग मजबूर हो गए, पार्टीज आर कंपेल्ड टू टेक अवे देयर सपोर्ट फ्रॉम टारगेट किलर्स एंड एक्सटॉर्शनिस्ट। इसी तरह जो लैंड माफियाज हैं, ये सब एक ही चीज़ है। जब आप मिलिटेंट विंग रखते हैं, मिलिटेंट विंग का मकसद ही यही होता है कि जो पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया, खासतौर से कराची में क्योंकि ज़मीन की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि आपने अगर थोड़ी सी ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया तो करोड़ों अरबों रुपए आ जाते हैं। यही उसको इसी को यूज़ करते हैं, झंडा इस्तेमाल होता है या किसी और को कर रहा होता है तो उनके झंडे को इस्तेमाल करता है, उसके बदले में उनको पैसा देता है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम। डेमोक्रेसी को अगर रहना है, डेमोक्रेसी को अगर बदनाम नहीं होना है तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के नाम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की पार्टी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मलहूस पाई जाए, उनको फासिस्ट पार्टी डिक्लेयर करके उनको बैन कर देना चाहिए। फिर उनका वही हशर होगा जो एक नॉबल कलदम तंजीम का होता है, वो बदमाशियाँ करेंगे लेकिन उनको उसी तरह से डील किया जाएगा। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।